बेटा हमने कहाँ तक पढ़ा था? कल हमने कोई अकाउंटिंग साइकिल और लेजर के टॉपिक दिए थे। आपको जो एग्जांपल दी थी बेटा वो हो गई थी? जी बेटा, ये कुछ स्लाइड हैं। अच्छा बेटा, ये बैंक रिकन्सिलिएशन का टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्वेश्चन आपके पास कन्फर्म न्यूमेरिकली आता है। एक तो बेटा आपको जनरल बता दिए, जनरल का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक हो गया बेटा। कल वाले टॉपिक में से कोई चीज़ पूछनी है जनरल में तो वो बेटा बता दें। इससे पहले बेटा ये बैंक रिकन्सिलिएशन से जाने से पहले आपको मैं थोड़ा सा बुक से लेजर और ट्रायल बैलेंस बता दूं, फिर हम इस टॉपिक की तरफ आते हैं। कल जो आपको लेजर बताया था, सॉरी जनरल, वो ओके हो गया था? उसमें कोई इशू है? क्योंकि मैंने अकाउंटिंग साइकिल के आपको चीज़ें बताई थी। तो बेटा पहले हमने कि ट्रांजैक्शन क्या होती है, फिर ट्रांजैक्शन को जर्नल में लिखा जाता है, फिर जर्नल को ट्रांसफर करते हैं लेजर में, फिर लेजर को ट्रांसफर करते हैं ट्रायल बैलेंस में। ऐसे ही बेटा यही आपको कल स्टेप बताए थे। तो इस टॉपिक से आने से पहले पहले हमारा 10 से 15 मिनट का एक टॉपिक है जो कि उसकी स्लाइड अवेलेबल नहीं है। लेजर से हमने लेजर कैसे बनाना है और लेजर से हमने ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है, ये क्वेश्चन एक आपके पास आ सकता है न्यूमेरिकली। कल बेटा मैंने प्रॉब्लम आपको 7 दी थी। बेटा आपके पास तैयार बेटा बुक है, उसी बुक में से ही न्यूमेरिकल आपने करना है, जो कि कल आपको प्रॉब्लम 6 बताई थी कि जर्नल कैसे करते हैं। उसकी बेसिक रूल कल आपको बताए थे। लेजर रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बेस के ऊपर ही हमने जर्नल बनाया था। ऐसी है 5-6 ट्रांजैक्शन मैंने बता दी कि ये कैसे हुई हैं, फिर इसी बेस के ऊपर बेटा पेपर आपके पास तकरीबन इन्हीं जिस तरह के क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ इसी तरह के आते हैं बेटा। इससे पहले 10 मिनट का एक टॉपिक है जो कि आपको बताना है स्लाइड के बगैर, आपको बुक की मदद से, जो कि आपके पास बुक है, ठीक है। उसमें कि हमने लेजर से जनरल से लेजर कैसे बनाना है और जनरल से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है। जी बेटा बुक ओपन करें। कल जो आपको प्रॉब्लम 6 बताई थी बेटा, उससे आगे हमने चलना है। जल्दी कर बेटा ताकि 10 मिनट में ये टॉपिक को कर रहे हैं। फिर ये बैंक रिकन्सिलिएशन का जो क्वेश्चन है, एक यानी आपका न्यूमेरिकल इंशाल्लाह जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस का आएगा, और एक न्यूमेरिकल आपका ये बैंक रिकन्सिलिएशन। 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपके यहाँ पर हो गए, और एक आपका थ्योरी का क्वेश्चन जो आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म बताई उनमें से आ सकता है बेटा। प्रॉब्लम बेटा 6 की जनरल कर लिया था, उसी का हमने आगे बेटा लेजर बनाना है। प्रॉब्लम 7 पेज नंबर 28 ओपन करें बेटा। बेटा जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि आज हमारे इन 2 टॉपिक इंशाल्लाह क्लियर करेंगे, और एक थ्योरी का क्वेश्चन बताया जो बेसिक आपको अकाउंटिंग टर्म बताएंगे बेटा। इसमें बेटा पहले जो ट्रांजैक्शन गिवन है इसकी मदद से पहले आपने जर्नल बनाना है, फिर जर्नल की मदद से लेजर, फिर लेजर की मदद से ट्रायल बैलेंस। आप पहली ट्रांजैक्शन देखें जरा। उसमें बेटा पहली ट्रांजैक्शन है अक्टूबर 1 इन्वेस्टेड कैश रुपीज 2 लाख, सॉरी 20,000 एंड इक्विपमेंट 3,000 इन बिजनेस। ये जो बिलाल ट्रेडर है उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, उसने कैश जो है वो 20,000 इन्वेस्ट किया है और इक्विपमेंट जो है वो 3,000 का बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। कैश भी एसेट है, इक्विपमेंट भी एसेट है, इन दोनों को डेबिट कर देंगे, कैश डेबिट इक्विपमेंट डेबिट। और ये दोनों चीजें किसने इन्वेस्ट की है? कुछ स्टूडेंट की आवाज नहीं आ रही बेटा। इक्विपमेंट बेटा ये औजार को, इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं, ये हमारा एसेट होता है। कैश भी एसेट है, इक्विपमेंट भी एसेट है, ये दोनों डेबिट हो गए बेटा क्योंकि दोनों में इजाफा हो रहे हैं। और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा कि दोनों चीजें मालिक नहीं रहे। तो इसमें बेटा आगे देखें ना क्वेश्चन में इन्होंने 40,000 डेबिट किया, 3,000 डेबिट किया और कैपिटल क्रेडिट कर दी 40। तो यहाँ टिपिकल मिस्टेक है कि ऊपर 20,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 40 कैसे आया। तो लिहाजा हम 40 के मुताबिक ही चलते हैं क्योंकि आगे क्वेश्चन 40 के मुताबिक सवाल हुआ है। तो यहाँ कैश जो क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन गिवन है वो है 40,000। ठीक हो गया। तो कैश इन्वेस्ट किया है 40,000, इक्विपमेंट इन्वेस्ट किए 3,000, टोटल कैपिटल क्रेडिट हो गया 43,000। क्लियर हो गया बेटा। पहले और दूसरी ट्रांजैक्शन है
परचेज सप्लाई फॉर कैश ₹700। सप्लाई एसेट है, ऐसे पेज नंबर 29। बेटा क्वेश्चन में मिस्टेक है, वहां जो उन्होंने 20 दिया वो 20 नहीं 40 है बेटा, गलती से 20 लिखा हुआ है। ये ऐसा बेटा, सप्लाई डेबिट और कैश क्रेडिट दूसरी एंट्री ठीक हो गया। तीसरी एंट्री में कह रहे हैं परचेज ए ट्रक फॉर ₹34,000 पेइंग कैश 10,000 एंड नोट पेबल फॉर द बैलेंस। टोटल हमने ट्रक परचेज किया है 34,000 का, जिसमें से 10,000 अभी कैश पे कर दिया है और बाकी बैलेंस जो है उसका नोट पेबल जारी कर दिया है। ट्रक एसेट है, कैश एसेट है, नोट पेबल लायबिलिटी बेटा। जी बेटा, अगर वो आपसे जनरल मांगता है तो इस पैटर्न पे आपने सॉल्व करना है। जनरल का बताया था डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट बेटा। ट्रक डेबिट, ट्रक में इजाफा हुआ है, एसेट में इजाफा हुआ है, डेबिट। ट्रक डेबिट 34,000, कैश क्रेडिट 10,000, नोट पेबल क्रेडिट 24,000 बेटा। आगे हमने अक्टूबर 15 को ऑफिस इक्विपमेंट दोबारा परचेज किया है 1500 का, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। आगे रेंट पे किया अक्टूबर का, रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। फिर हमने कैश रिसीव किया है, कैश डेबिट, और जिससे रिसीव किया उसको हमने क्रेडिट किया है। रिसीव कैश फॉर जॉब कंप्लीटेड मीन ये हमने सर्विसेज दी है, तो कैश डेबिट और सर्विसेज रेवेन्यू क्रेडिट। फिर हमने सप्लाई क्रेडिट बेस पे परचेज की है, सप्लाई डेबिट और कैश अकाउंट पेबल क्रेडिट। फिर हमने वेजेस पे की एम्प्लॉय को, वेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट। फिर हमने इंश्योरेंस पे की है, इंश्योरेंस डेबिट, कैश क्रेडिट बेटा। फिर हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट की है, अकाउंट पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। फिर हमने जॉब कंप्लीट की है, पैसे रिसीव किए, कैश डेबिट, सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट। फिर हमने रिसीव एन इनवाइस फॉर ट्रक एक्सपेंस टू पेड इन नवंबर 410 हमने इंस्टॉलमेंट की, एक्सपेंस पेमेंट की है, ट्रक एक्सपेंस डेबिट। उधार पे हमने पे किए हैं, यानी मेंटेनेंस कराई है, अकाउंट पेबल क्रेडिट। फिर मिसलिनियस एक्सपेंस की पेमेंट की है, मिसलिनियस एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। फिर हमने वेजेस पे किए, वेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट। फिर हमने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ कराई है, ड्राइंग डेबिट, कैश क्रेडिट। तो बेटा पहले अगर किसी एक मिनट है आपके पास, अगर इनमें से किसी ट्रांजैक्शन की समरी है तो बताएं, ताकि फिर आगे हमने लेजर की तरफ चलना है बेटा। अब बेटा इन्हीं एंट्रीज की मदद से हमने लेजर बनाना है, जो जो अकाउंट एंट्री में आया है उसका हमने लेजर बनाना बेटा। बेटा जो कैश की अमाउंट है पहली ट्रांजैक्शन में वो 40,000 है, वो 20,000 नहीं है। जी बेटा, जो आपके पास रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिए हमने क्लासिफिकेशन बनाई थी कि कौन सी चीज कब डेबिट करेंगे और कौन सी चीज कब क्रेडिट करेंगे, तो उस लिहाज से हमने अकाउंट की क्लासिफिकेशन बनाई थी, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल। इस बेस के ऊपर बेटा हम ट्रांजैक्शन जो जनरल एंट्रीज है वो हमने पास किए। अब जो जो अकाउंट बेटा इस ट्रांजैक्शन के अंदर आए, लेजर के अंदर आए, इसका हमने अकाउंट बनाना है। सबसे पहले कौन सा अकाउंट आया है? कैश, फिर इक्विपमेंट, फिर कैपिटल, फिर सप्लाई, फिर ट्रक, फिर अकाउंट पेबल, फिर रेंट एक्सपेंस, फिर सर्विस रेवेन्यू, फिर वेजेस एक्सपेंस, फिर प्रीपेड इंश्योरेंस, फिर ट्रक एक्सपेंस, फिर मिसलिनियस एक्सपेंस, फिर वेजेस एक्सपेंस, फिर ड्राइंग। ये सारे के सारे अकाउंट रहेंगे, जो जो अकाउंट आया है, जो जो ट्रांजैक्शन एंट्री में आया है। बेटा जो क्रेडिट है, यानी आपकी जो राइट साइड है वो क्रेडिट है, जो लेफ्ट साइड है वो डेबिट है बेटा। राइट हैंड साइड डेबिट, लेफ्ट साइड
क्रेडिट बेटा, बाकायदा कोई क्रेडिट की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। सिंपल क्रेडिट की, डेबिट और क्रेडिट क्या करना है वो इस ट्रांजैक्शन मुताबिक वो बेटा आपको रूल बता दिए। लेजर बेटा अकाउंट है, हर चीज का इंडिविजुअल रिकॉर्ड जिसमें हम मेंटेन करते हैं उसको लेजर या अकाउंट कहते हैं। सबसे पहले कैश आ रहे हैं, कैश का लेजर हमने बनाया है, तो आपने तमाम एंट्रीज में कैश को देखना है। अगर कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पर लिखेंगे, क्रेडिट हो रहा है तो पहली एंट्री लेजर का ये फॉर्मेट है बेटा, इसकी दो साइड है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। आप पहली एंट्री में कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ऐसे ही है बेटा। पे नंबर 30 पे हम ये जो कैश का लेजर है ये हमने जर्नल की मदद से बनाना। जी बेटा, पहली एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे हमने अमाउंट लिख दी और डिटेल में पार्टिकुलर में अपोजिट अकाउंट लिखा। अपोजिट अकाउंट कौन सा था, बिलाल कैपिटल। और दूसरी एंट्री में कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे हमने अमाउंट लिखी, डिटेल में अपोजिट अकाउंट लिख दिया सप्लाई। 30 बेटा। अब बेटा जहां जहां कैश आएगा अगर वो डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पर लिखते जाए, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर लिखते जाए। एंड में हमने इसका बैलेंस निकालना है, टोटल करेंगे, जो साइड ज्यादा होगी दोनों तरफ लिखेंगे, डेबिट साइड पे भी लिख दिया और क्रेडिट साइड पे भी लिख दिया। कैश को तमाम ट्रांजैक्शन में, तमाम लेजर में जहां जहां जर्नल में कैश आ रहा था उसको हमने पोस्ट कर दिया कैश लेजर में, कैश अकाउंट में। अगर कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे अमाउंट लिखी, क्रेडिट हो गया तो क्रेडिट साइड पर लिख दी। क्लियर हो गया। फिर हमने टोटल किया, जो साइड ज्यादा थी दोनों दोनों तरफ लिख दी, और फिर यानी इधर डेबिट साइड आ रही थी 42,600, दोनों तरफ लेकर उसमें से क्रेडिट वाली सारी अमाउंट माइनस की, तुम्हारे पास बैलेंस आ गया 14,060। जी बेटा, अब आप जब पूछे कि इस के कैश अकाउंट कैसे बना है, सारे अकाउंट आगे हमने इसी बेस पे बनाने, आगे कैपिटल का बना है, आगे अकाउंट इक्विपमेंट का बेटा। पहली एंट्री में इक्विपमेंट आ रहे और एक आगे इक्विपमेंट आ रहे बेटा आपके पास, आगे आपके इक्विपमेंट आ रहे 15 तारीख को बेटा, जो उधार पे आपने इक्विपमेंट परचेज किया बेटा, वो हमने लिख दी। और फिर क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं थे तो यही बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ गया। जी बेटा, आपने चेक करना है जिसका अकाउंट बना रहे हैं उस ट्रांजैक्शन उस अकाउंट को देखना है। अब जिस तरह पहला आपने कैश का अकाउंट बनाया है, तमाम एंट्रीज में आपने कैश को देखना है। अगर आप कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो बेटा पेज नंबर है आपके पास 30 ना बेटा। तो कैश अगर डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पर लिखें, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर लिखें। पार्टिकुलर में उसके अपोजिट अकाउंट, मीन कैश डेबिट हो रहा था तो उसके अपोजिट अकाउंट क्रेडिट में कौन सा अकाउंट आ रहा था, कैपिटल, तो हमने कैपिटल लिख दिया। दूसरी एंट्री में कैश क्रेडिट हो रहा था, क्रेडिट साइड पर अमाउंट लिखी, लेकिन किस वजह से क्रेडिट हो रहा था, सप्लाई की वजह से, तो पार्टिकुलर में सप्लाई आ गई। क्लियर हो गया बेटा। इसी तरह बेटा आपने वन बाय वन जितने भी अकाउंट आ रहे हैं, कैश, इक्विपमेंट, कैपिटल, सप्लाई अकाउंट, ट्रक अकाउंट, अकाउंट पेबल, नोट पेबल, रेंट एक्सपेंस, सर्विस रेवेन्यू, वेजेस अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, ट्रक एक्सपेंस, मिसलिनियस एक्सपेंस, ड्राइंग, इनके लेजर बन गए। लेजर बनाने के बाद बेटा आप आगे बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, जो कि ट्रायल बैलेंस बेटा आपको पेज नंबर 36 पे बना के दे दिए इसी क्वेश्चन का बेटा, इसी क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस पेज नंबर 30, यानी जो कैश का बैलेंस आया था, बैलेंस अगर क्रेडिट साइड पे आएगा तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे शिफ्ट करेंगे, अगर बैलेंस डेबिट साइड पे आ गया तो उसको शिफ्ट करेंगे क्रेडिट साइड पे। तो बेटा पेज नंबर 36 पे ट्रायल बैलेंस गिवन है, उसका ये फॉर्मेट है, सीरियल नंबर, अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट बेटा। तो उन लेजर, जिस तरह ट्रांजैक्शन की मदद से हमने जर्नल बनाया, जर्नल की मदद से हमने लेजर बनाया, और लेजर की मदद से हमने ट्रायल बैलेंस बेटा बनाया। लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना है, अगर लेजर में बैलेंस क्रेडिट साइड पे है तो उसको ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे लिखेंगे, और अगर बैलेंस डेबिट साइड पे आ रहे तो उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। आप बेटा बैंक रिकंसिलिएशन की तरफ चलें। क्लियर है यहाँ तक जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस? ओके बेटा, आगे हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो है
बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बेसिकली बनाई जाती है कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट की मदद से। कैश बुक और पासबुक में बैंक स्टेटमेंट में अगर कोई फर्क आ रहा है तो उसको खत्म करने के लिए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। कैश बुक बिजनेसमैन के पास होती है और बैंक स्टेटमेंट बैंक के पास होती है। जो भी ट्रांजैक्शन आप बैंक के साथ करते हैं उसको कैश बुक में भी रिकॉर्ड किया जाता है और बैंक स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड किया जाता है बेटा। तो लिहाजा जो ट्रांजैक्शन आप बैंक के साथ कर रहे हैं वही ट्रांजैक्शन कैश बुक में भी रिकॉर्ड हो रही है और बैंक स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड हो रही है। जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसके बाद उनका रिजल्ट दोनों बुक्स में सेम आना चाहिए। आप एक ट्रांजैक्शन एक बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं, दूसरी में आप नहीं करते, भूल जाते हैं या कोई गलती कर जाते हैं, जिस वजह से इन दोनों बुक्स के बैलेंस में फर्क आ जाता है, तो उस फर्क को खत्म करने के लिए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। कह रहे बेटा, ये बैंक रिकन्सिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मैचिंग द बैलेंस इन एन एक्चुअली अकाउंटिंग रिकॉर्ड मीन कैश बुक फॉर ए कैश अकाउंट टू द करस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन ऑन बैंक स्टेटमेंट। जो कैश बुक है बेटा वो बिजनेसमैन के पास होती है और जो बैंक स्टेटमेंट है वो बैंक के पास होती है। तो इन दोनों का बैलेंस एवरी ट्रांजैक्शन के बाद सेम आना चाहिए। अगर वो सेम नहीं आ रहा तो उसको क्लियर करने करेक्ट करने के लिए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाई जाती है बेटा। जो टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वन बाई वन वो हम बेटा क्लियर करेंगे। ये हम नहीं देख रहे कि चैप्टर नंबर 3 है, ये चैप्टर 4 है, ये चैप्टर 5 है। ठीक हो गया। बैंक रिकन्सिलेशन की डेफिनेशन क्लियर होगी बेटा कि ये क्यों बनाई जाती है। डिपॉजिट इन ट्रांजिट्स आउटस्टैंडिंग चेक। अब ये बता रहा हूं कि कौन से पॉइंट बैंक रिकन्सिलेशन में आते हैं बेटा। बैंक रिकन्सिलेशन में बेटा वो ट्रांजैक्शन आती हैं जिनका एक बुक के अंदर रिकॉर्ड हो गया है और एक बुक में रिकॉर्ड मिस हो गया है या गलत हो गया है। तो डिपॉजिट इन ट्रांजिट मीन ये वो चेक होते हैं जो हम बैंक में जमा कराने के लिए भेजते हैं लेकिन किसी वजह से वो बैंक में जमा नहीं हो पाते, डिपॉजिट नहीं हो सके। डिपॉजिट ट्रांजिट ये वो चेक होते हैं जो हमने कस्टमर से रिसीव किए होते हैं और अकाउंट में जमा कराने के लिए भेजे लेकिन किसी वजह से वो बैंक में डिपॉजिट नहीं हो सके, उनको डिपॉजिट इन ट्रांजिट या अनडिपॉजिट या अनक्रेडिट या अनक्लियर्ड या अनकलेक्टेड चेक कहा जाता है बेटा। डिपॉजिट इन ट्रांजिट वो चेक होते हैं जो हम बैंक में जमा कराने के लिए भेजते हैं लेकिन किसी वजह से वो बैंक में जमा नहीं हो पाते, उनको डिपॉजिट इन ट्रांजिट, अनक्रेडिट चेक, अनक्लियर चेक, अनडिपॉजिट, अनकलेक्टेड चेक कहा जाता है बेटा। और इनको बैंक रिकन्सिलेशन में क्रेडिट किया जाता है। अनक्रेडिट, क्लियर्ड, अनकलेक्टेड, अनडिपॉजिट, डिपॉजिट इन ट्रांजिट को बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में क्रेडिट किया जाता है। आगे बेटा आ जाता है आउटस्टैंडिंग चेक। आउटस्टैंडिंग चेक से मुराद ये वो चेक होते हैं जो हम अपने सप्लायर को, क्रेडिटर्स को इशू करते हैं पेमेंट के लिए लेकिन किसी वजह से वो बैंक में लेके नहीं जाते और वहां से वो पेमेंट क्लियर नहीं होती, जिस वजह से फर्क आ जाता है, तो उनको आउटस्टैंडिंग चेक, अनप्रेजेंटेड चेक, अनपेड चेक या अनकैश चेक कहा जाता है और इनको बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में डेबिट किया जाता है। और एनएसएफ चेक मीन कि आपने एक चेक दिया, आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, एनएसएफ नॉट सफिशिएंट फंड, क्या आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं, आपने चेक दे दिया, वो वापस आ जाएगा और वो डिसऑनर हो जाएगा और डिसऑनर को भी क्रेडिट किया जाता है बेटा। एनएसएफ के चेक को भी क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग मीन हमने अदायगी के लिए दी है बेटा। ठीक हो गया।
ये बेटा आउटस्टैंडिंग चेक से मुराद वो चेक होते हैं जो अब हम अदायगी के लिए इशू करते हैं लेकिन किसी वजह से वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हो पाते, उनको अनप्रेजेंट चेक कहते हैं। एनएसएफ मीन नॉट सफिशिएंट फंड के आपने एक चेक दिया जमा कराने के लिए लेकिन आपके अकाउंट पैसे नहीं थे, बैंक ने डिसऑनर कर दिया, उसको भी क्रेडिट करेंगे। तो आगे बेटा इन्होंने जो स्लाइड दी है वो डायरेक्ट एग्जांपल पे दे दी है, लेकिन इससे पहले कुछ रूल है वो आप नोट कर ले बेटा। जिस तरह आपने अनप्रेजेंटेड अनपेड आउटस्टैंडिंग चेक को डेबिट करते हैं और डिपॉजिट इन ट्रांजिट अनक्रेडिट अनकलेक्टेड अनक्लियर को क्रेडिट करेंगे, एनएसएफ को क्रेडिट करेंगे। तो इसी तरह आगे लिख दें इनकम, इनकम को डेबिट करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक होगा बेटा, इनकम को डेबिट करेंगे, एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे और एक और लिख दें कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक डेबिट, डिसऑनर ऑफ चेक क्रेडिट, चेक ओमिटेड टू बैंक क्रेडिट, चेक ओमिटेड टू बैंक क्रेडिट। कितने पॉइंट हो गए बेटा? चेक ओमिटेड मीन बैंक में चेक भेजना भूल गए हैं। मैं दोबारा पॉइंट रिपीट कर रहा हूं बेटा, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, आउटस्टैंडिंग, एनएसएफ, इनकम, एक्सपेंस, डिसऑनर ऑफ चेक, कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक, चेक ओमिटेड टू बैंक। ये 8 पॉइंट बेटा है। इन तमाम के आगे मैंने लिखवा दिया है कि किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे बेटा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ऐसा ऐसा बेटा, इनको दोबारा आपने जो लिखा है उनको नोट करें ताकि वो मिस्टेक ना हो। डिपॉजिट इन ट्रांजिट मीन अनक्रेडिट, आउटस्टैंडिंग चेक अनप्रेजेंटेड अनपेड चेक इन्हें कहते हैं, डेबिट करेंगे, एनएसएफ को क्रेडिट करेंगे, एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे, इनकम को डेबिट करेंगे, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक को डेबिट करेंगे, डिसऑनर ऑफ चेक को क्रेडिट करेंगे, चेक ओमिटेड टू बैंक को क्रेडिट करेंगे। ये बेटा रूल आपको, और ये अगर नोट कर लिए तो 4 पॉइंट और बताने, फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ आएंगे बेटा। और बेटा इससे पहले आपको क्वेश्चन में बैलेंस गिवन होगा, बैलेंस में 4 बैलेंस है, उन 4 में से एक बैलेंस गिवन होगा। बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ओवरड्राफ्ट डेबिट। ये 4 बैलेंस है, इन 4 में से एक बैलेंस आपको गिवन होगा, फिर हम आगे क्वेश्चन कैरी ऑन करेंगे। दोबारा बैलेंस का मैं कोड बता रहा हूँ, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट, बैलेंस एज पर पासबुक बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ओवरड्राफ्ट डेबिट। ठीक है बेटा, तो ये रूल है, इन रूल को आप लोग देखें, जब नमाज पढ़े नमाज पढ़ ले बेटा। इन रूल को देखें बेटा, रूल के मुताबिक आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन के लिए बेटा आपको बुक ओपन करनी पड़ेगी, आपको बताता हूँ कौन से पेज पे क्वेश्चन है बेटा। एक मिनट। यूनिट बेटा आपके पास 6 है, पेज नंबर 189 है बुक का। जी बेटा आप पेज ओपन करें 229, एग्जाम्पल नंबर 15। Mr. Naeem is running a motor car showroom. He is only owner of the business. Recently, the accountant working Mr. Naeem office has left the job and Mr. Naeem himself lacked expertise to reconcile the cash book and the passbook. You, being an accounting student, Mr. Naeem asks you to prepare bank reconciliation statement. Mr. Naeem has on 31st March 2017, 229 page beta. From the following has been given information. Balance as per cash book favorable 5 lakh.
तो बेटा मैंने आपको रूल लिखवाया था कि कैश बुक का सिंपल बैलेंस क्या होता है, बैलेंस एज पर कैश बुक सिंपल बैलेंस है, डेबिट का होता है। डेबिट, ठीक है। चेक डिपॉजिट बट नॉट credit by bank until 31st March 2017 rupees 1,20,000। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट बाय द बैंक, ये रूल भी बेटा मैंने आपको लिखवाया हुआ है या नहीं? अब इससे बताना है कि डेबिट, फिर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है वो फिर नेक्स्ट टाइम पे बताता हूँ, क्या कि हमने क्वेश्चन किस पैटर्न में सॉल्व, अभी आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन डेबिट होगी या क्रेडिट। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट बाय द बैंक, क्रेडिट जी बेटा लिखाया हुआ है। डिपॉजिट इन ट्रांजिट, अनक्रेडिट, अनकलेक्टेड, नॉट क्रेडिट, क्रेडिट, ठीक हो गया। आगे है चेक इशूड टू क्रेडिटर्स बट वाज नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक फॉर पेमेंट, ये भी लिखवाया हुआ है बेटा। आउटस्टैंडिंग चेक, अनपेड चेक, अनकैश चेक लिखवाया हुआ बेटा, इसको क्या करेंगे, डेबिट कोड। आगे बेटा है बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक, बैंक चार्जेस एक्सपेंस है, बैंक चार्जेस बेटा कोई भी ईयर दे सकते हैं, लास्ट में 2020 भी दे सकते हैं, 24 भी दे सकते हैं, 22 भी दे सकते हैं, किसी भी डेट की किसी भी मंथ की बैंक रिकंसिलिएशन बनाने के लिए आपको कहा जा सकता है बेटा, या सर, ठीक हो गया। तो अब आप यहाँ ये भी कह सकते हैं सर 5 लाख अमाउंट क्यों गिवन है, तो कोई भी ईयर कोई भी मंथ दे सकते हैं बेटा। बैंक चार्जेस एक्सपेंस है, बैंक चार्जेस क्या है बेटा, एक्सपेंस, तो एक्सपेंस क्या बेटा रूल में लिखवाया है, क्या लिखवाया है, क्रेडिट, वेल डन, गुड। Credited by the bank as a dividend of rupees 20,000 but not enter the cash book। डिविडेंड इनकम है, डिविडेंड क्या है बेटा, इनकम। जो चीज बैंक डेबिट करेगा वो हमारा एक्सपेंस होगा, जो चीज बैंक क्रेडिट करेगा वो हमारा इनकम होगा, वो हमारी इनकम होगी बेटा। यहाँ से थोड़ा सा फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि ये एक्सपेंस है या इनकम है, तो अगर उस हेड को बैंक ने डेबिट किया है तो इट मीन वो हमारे लिए एक्सपेंस था, और अगर बैंक ने उस ट्रांजैक्शन को क्रेडिट किया है हमारे अकाउंट में तो इट मीन वो हमारी इनकम थी, डेबिट, गुड। इंश्योरेंस प्रीमियम वाज डायरेक्टली पेड बाय द बैंक which is not record the cash book। इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्ट बैंक वालों ने हमारे बिहाफ पे जमा करा दी है, पेड हमेशा एक्सपेंस की होता है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, एक्सपेंस। और ए चेक ऑफ फॉर रुपीज 56,000 डिपॉजिट इनटू बैंक हैज बीन डिसऑनर, डिसऑनर बेटा वो लिखवाया हुआ है, क्रेडिट, डिसऑनर को क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे, वेंडर। तमाम ट्रांजैक्शन का आपको पता चल गया है कि ये डेबिट होनी है या क्रेडिट होनी है। अब आप रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं। कहता है प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट as on 31st March 17 in the following two methods, starting with the cash book balance और starting with the बैंक बैलेंस, ठीक होगा बेटा। पहले हमने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है कैश बुक के बैलेंस के साथ, तो ये बेटा फॉर्मेट है, सबसे ऊपर नाम लिखेंगे बंदे का या बिजनेस का, फिर क्या चीज बना रहे हैं वो लिखेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन बना रहे हैं, फिर आगे लिखेंगे एज ऑन डेट, आगे लिख देंगे एज ऑन, लिख के आगे जो डेट है बेटा, तो ये ऊपर 3 हेडिंग आएगी बेटा, नेम, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और डेट बेटा। फिर आगे ये फॉर्मेट है, सीरियल नंबर, पार्टिकुलर, नेम बेटा ये पेज नंबर 230 पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है कि सॉल्व कैसे करना है
बुक का पेज नंबर 230 इसके ऊपर बेटा लिखा हुआ है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अगर कैश बुक का बैलेंस होगा तो कैश बुक लिखेंगे, पासबुक का बैलेंस होगा तो पासबुक लिखेंगे। क्लियर है बेटा? ये आप यहाँ सिंपल अमाउंट लिख सकते हैं, कैश बुक की जगह पे आप अमाउंट लिख दें। जहाँ कैश बुक लिखा हुआ है ना, आप यहाँ कैश बुक ना लिखें, यहाँ आप अमाउंट लिख दें। फिर अमाउंट में दो कॉलम बनेंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो सबसे पहले बैलेंस लिखा जाता है। सबसे पहले अगर बैलेंस उन्होंने कहीं दरमियान में या एंड में दिया है तो उसको ढूंढ के सबसे पहले ऊपर लिखे। इस क्वेश्चन में बैलेंस बाई चांस पहले ही गिवन है। जी बेटा, कैश बुक होती है समरी ऑफ कैश रिसीव्ड एंड कैश पेमेंट की, और ये बिजनेस मैन प्रिपेयर करता है। और पासबुक बैंक स्टेटमेंट होती है और ये बैंक प्रिपेयर करता है बेटा। ठीक हो गया? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट है तो डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे, क्रेडिट है तो क्रेडिट वाले कॉलम में। ठीक है सर? तो बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट है तो डेबिट वाले कॉलम में लिख दिया बेटा 5 लाख। उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन अनक्रेडिट है, तो अनक्रेडिट को बैंक रिकंसिलिएशन में क्रेडिट करते हैं तो क्रेडिट कॉलम में लिख दिया 1,20,000। तीसरी ट्रांजैक्शन अनप्रेजेंटेड डेबिट है, उसको डेबिट वाले कॉलम में लिख दिया। चौथी ट्रांजैक्शन बैंक चार्जेस एक्सपेंस है, इसको क्रेडिट करना था, क्रेडिट साइड वाले कॉलम में लिख दिया। फिर डिविडेंड इनकम है, उसको आपने डेबिट साइड पे लिख दिया। और इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है, उसको क्रेडिट करते हैं क्रेडिट साइड पे लिख दिया। डिसऑर्डर ऑफ चेक, इसको भी क्रेडिट करते हैं क्रेडिट साइड पे लिख दिया। आप बेटा जो साइड ज्यादा होगी दोनों को प्लस करके दोनों तरफ लिखेंगे, फिर फर्क लेंगे, जो साइड कम होगी उस तरफ बैलेंस आएगा। क्रेडिट साइड पे आता है तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, डेबिट आएगा तो डेबिट साइड पे। और फिर नीचे लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। अगर ऊपर बैलेंस कैश बुक का गिवन है तो नीचे बैलेंस लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। क्रेडिट साइड पे आया तो ब्रैकेट में सी आर लिख देंगे, अगर डेबिट साइड पे आता है तो डी आर लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन को बेटा पहले आप इस मेथड के जरिए क्वेश्चन को समझे, पूछे, और फिर मैं आगे दूसरे मेथड पासबुक के बैलेंस के मुताबिक आपको बताऊंगा बेटा। ठीक है बेटा? तो इसको बेटा आप 15 क्वेश्चन को बैलेंस एज पर कैश बुक के मुताबिक बेटा इसको जरा देखिए। हमारे पास अभी 15 मिनट है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है ये आपके असाइनमेंट में भी क्वेश्चन बैंक रिकंसिलिएशन का आया हो और पेपर में बेटा लाजमी आता है बेटा। जी बेटा जल्दी करें इस क्वेश्चन को बेटा समझे, 2-3 मिनट है आपके पास, फिर मैं आगे चलता हूँ बेटा। आपके बेटा इन 2 दिनों में पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 क्वेश्चन ओके हो चुके हैं बेटा। अगर जो बच्चे पढ़ने वाले हैं बेटा वो चीज को अच्छे तरीके से नोट कर ले बेटा। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है बेटा, न्यूमेरिकल टॉपिक क्लियर करें, फिर आप कहाँ पढ़ते रहेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग के पीछे ज्यादा लोगों की बेस होती नहीं है या उनकी फील्ड नहीं होती, तो ये पेपर अक्सर बच्चों का फेल हो रहा होता है। फेवरेबल मीन बेटा डेबिट, और अनफेवरेबल मीन, ये बेसिक बैलेंस के मैटर में होता है। ये दोनों, अगर कैश बुक के साथ फेवर दिया हुआ है तो वो डेबिट होगा, और अगर पासबुक के बैलेंस के साथ फेवरेबल दिया हुआ है तो वो क्रेडिट होगा। नॉर्मल बैलेंस, फेवरेबल नॉर्मल को कहते हैं, अनफेवरेबल नॉर्मल से यानी रूटीन से हट के बेटा। बैंक रिकंसिलिएशन की रूल बेटा मैं चले दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बैंक रिकंसिलिएशन की जो रूल है बेटा, चार बैलेंस होते हैं और चार में से बेटा एक बैलेंस गिवन होगा। ये हमजा ने बेटा शेयर किया। बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट, बैलेंस एज पर पासबुक बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट, बैलेंस एज पर पासबुक से ओवरड्राफ्ट डेबिट। बिल्कुल ये चार बैलेंस उसने ठीक लिखे बेटा, हमजा भी ने बेटा। ये चारों बैलेंस हमजा ने बेटा बिल्कुल करेक्ट शेयर किए रूल जो है बेटा। फिर उसके बाद बेटा आपको मैंने डिपॉजिट इन ट्रांजिट, अनक्रेडिट, अनकलेक्टेड, अनक्लियर्ड बताया था कि इनको क्रेडिट करेंगे। अनप्रेजेंटेड, अनपेड, अनकैश को डेबिट करेंगे, एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे, इनकम को डेबिट करेंगे, डिसऑर्डर ऑफ चेक को क्रेडिट करेंगे, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट को डेबिट करेंगे, चेक ओमिटेड टू बैंक को क्रेडिट करेंगे। जी इनकम डेबिट, इनकम की वजह से आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा होता है, आप बैंक रिकंसिलिएशन बना रहे हैं, इसलिए इनकम को
बैंक रिकंसिलिएशन में डेबिट किया जाता है। डिपॉजिट इन ट्रांजिट क्रेडिट जी, डिपॉजिट इन ट्रांजिट अनक्रेडिट मीन क्रेडिट, अनप्रेजेंटेड आउटस्टैंडिंग चेक डेबिट, इनकम डेबिट, expense credit, dishonor of check credit, customer directly deposit into bank debit, check omitted to bank credit। बेटा दूसरा टॉपिक अब बताया जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस का, और एक पहला टॉपिक जिसमें थ्योरी का था बेसिक अकाउंटिंग टर्म के रिलेटेड, वो क्वेश्चन आ सकता है बेटा। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल देख लिए, एग्जांपल नंबर 15 कि इन्होंने कैश बुक का बैलेंस गिवन है, तो उसकी वजह से आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनानी है बेटा। जी बेटा, इतनी ही बैंक रिकंसिलिएशन क्वेश्चन बेटा सिर्फ 5 मिनट का होता है, अगर आपको आता है तो 5 मिनट का क्वेश्चन है ये बेटा। जरा आप एग्जाम्पल नंबर 16 को आपने सॉल्व करना है, इसमें जो चीज समझ नहीं आती वो पूछनी है। एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 17। तो कल हम बेटा इंशाल्लाह एक तो देखेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू का टॉपिक और डेप्रिसिएशन का टॉपिक, कल बेटा इंशाल्लाह भी ये करेंगे। हाँ बेटा, आज और कल के लेक्चर के रिलेटेड जितने भी बेटा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं बेटा। यूनिट 6 है बेटा, इसमें कैश एंड बैंक बैलेंस वाला टॉपिक है, इसमें आपने एग्जांपल नंबर 16 और 17। बेटा अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो फिर आपको किसी स्लाइड वगैरह किसी नोट वगैरह की जरूरत नहीं है बेटा, सारा कुछ आपने उधर सीख कर क्लियर करना है। जी बेटा, जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जो टॉपिक कराऊंगा, इन्हीं टॉपिक में से इंशाल्लाह क्वेश्चन आएंगे बेटा। जी मानो बेटा, जो एसेट होते हैं वो बिजनेस, कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो कि बिजनेस की ओनरशिप में मौजूद होते हैं और बिजनेस उन्हें यूज करता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उन्हें एसेट कहते हैं। कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो कि बिजनेस की ओनरशिप में हो और बिजनेस इस्तेमाल करो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसे एसेट कहते हैं। और लायबिलिटी जो है वो ओब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस के, जो जिम्मेदारियां बिजनेस की होती है उनको लायबिलिटीज कहा जाता है बेटा। कोई बेटा सेम है, आपने इन्हीं रूल के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो रूल आपको बैंक रिकंसिलिएशन के लिखा है बेटा। बेटा सिर्फ न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों आ सकते हैं। न्यूमेरिकल तो कन्फर्म है, थ्योरी का कन्फर्म पेपर सेटअप डिपेंड करता है कि वो थ्योरी देता है या नहीं देता बेटा। लेकिन 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म होते हैं थ्योरी के, लेकिन टोटल 8 आते हैं जिनमें से आपने 5 करने होते हैं बेटा। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो बेटा वो करें आप, 2-3 मिनट रह गए बेटा। जी बेटा, आज आपने बैंक रिकंसिलिएशन का टॉपिक ओके किया बेटा। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। Thank you for joining us today on AIU LMS, Advanced Institute of Online Understanding, Learning Made Simple. We hope you found this lecture helpful and informative. At AIU LMS, if you enjoyed this content, please give it a thumbs up, subscribe to our channel, and click the bell icon so you never miss an update. Don't forget to share this video with your friends and classmates to help them succeed too. Let's keep learning together. Thank you, and we'll see you in the next video.